हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का, जो कि है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स नॉर्मली आप उसको एल्जेब्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डील करना पड़ता है वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जी। लेकिन इससे पहले कि हम पोलिनोमियल स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्यों आपको क्लियर कर रहा हूं। तो मैं कुछ बच्चों को पोलिनोमियल्स अलजेब्रा पढ़ा रहा था, और मैंने देखा कि वो 10th क्लास में आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल निल हैं। निल बटे सन्नाटा लिटरली। और इसकी वजह से मुझे लगा कि ये हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो, कि उनको शायद बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, भूल गए हो, या किसी ने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि आप 10th क्लास में हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना तो बहुत जरूरी है। तो बहुत से बच्चों ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट 6th या 7th के अंदर पढ़े होंगे, लेकिन शायद आप भूल चुके हैं उनको, या फिर आपके टीचर्स ने आपको ठीक से एम्फेसिस नहीं दिया, उनका फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने पर, एग्जाम पास कराने में था, इसलिए बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता है। तो हम पहले आज बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल से। तो पोलिनोमियल जो है, उसके अंदर आपको दो तरह की टर्म्स दिखाई देंगी, और मैं कुछ वर्ड्स डेलिबरेटली यूज कर रहा हूं, इनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। टर्म्स, तो आपको दो तरह की टर्म्स दिखाई देंगी। एक टर्म्स होंगी एक्स वाई जी, जो कि वेरिएबल्स हैं। चिंता मत कीजिए, बताता हूं वेरिएबल्स क्या होते हैं। और दूसरे होंगे 2, 3, 5, 7, यानी कि नंबर, जिनको हम कहेंगे कोएफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स एक इंपॉर्टेंट और एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। कोएफिशिएंट बताता हूं क्या डिफरेंस दोनों में। एक्स वाई जी को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? एक्स वाई जी को हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि एक्स वाई जी, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक्स कैन बी इक्वल टू 0, एक्स कैन बी इक्वल टू 1, एक्स कैन बी इक्वल टू -1, और एनीथिंग, फॉर गॉड सेक एनी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी। दो एप्पल, दो बनाना, दो फीमेल्स, हमेशा ऐसे ही होंगे। 3 की वैल्यू हमेशा पूरे यूनिवर्स में 3 ही रहेगी। 3 के अलावा उसकी वैल्यू कोई 4, 3.1, 2.9 नहीं हो सकती। इसलिए ये वैल्यूज कांस्टेंट होने की वजह से इनको कहा जाता है कांस्टेंट। जबकि एक्स और वाई की वैल्यू वेरी करती है, कि उनकी वैल्यू क्या होगी उसके बेसिस पे, इसलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल्स। तो पोलिनोमियल एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट्स या एक से ज्यादा वेरिएबल से मिलकर बनता है। जरूरी नहीं है हर एक पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो सकता है कुछ पोलिनोमियल्स में सिर्फ कांस्टेंट हो, कुछ में हो सकता है सिर्फ वेरिएबल हो। ऐसा भी हो सकता है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझाता हूं आपको ये चीज दोबारा पूरे का पूरा अच्छे से, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा समझाता जाऊंगा। लेकिन आपको पहले यह इंश्योर करना है कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट ये समझ में आ गया है। अब पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह की टर्म दिखाई देती है, x+1, x² + 3x + 2, x³ + x² + 1, इस तरह से। इसके अंदर हर एक x1, x², 3x, 2, x³, x² एंड 1, ये सबकी सब जो इंडिविजुअल है, इनको हम कहते हैं टर्म्स। ये पोलिनोमियल की टर्म्स है, यानी कि इसके अंदर 2 टर्म है, इसके अंदर 3 टर्म है, इसके अंदर भी 3 टर्म है। पोलिनोमियल जो है वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के दोनों हो। एक्स, ये भी एक पोलिनोमियल है। 2, ये भी एक पोलिनोमियल है। एक्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है। 2 के अंदर सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, x⁻0 = 1, ये आपको याद होगा। 2 का मतलब है 2x⁻0, इसलिए यह भी एक पोलिनोमियल है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पोलिनोमियल वही नंबर होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल की एक्सपोनेंट एक
होल नंबर हो। ये पोलिनोमियल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल जो है x x x x, यहां भी x है, x इज पावर 0, उसकी एक्सपोनेंट जो है एक होल नंबर है। 3 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, और यहां पे x इज पावर 0 है तो 0 भी एक होल नंबर है। तो यानी कि होल नंबर होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं इसको एक नंबर लिखूं, एक नंबर लिखूं 1 रेज़ पावर x प्लस 1, तो ये बेसिकली हो जाता है x प्लस 1 रेज़ पावर माइनस 1। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर हम दोबारा एक साथ कंक्लूड करेंगे। 1 रेज़ पावर अंडर रूट x, ये हो जाता है x रेज़ पावर माइनस 1/2, या फिर अंडर रूट ऑफ x, ये हो जाता है x रेज़ पावर 1/2। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, इन तीनों के अंदर जो x का एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है। इसमें -1 है जो कि होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। इसमें -1/2 है जो कि एक रैशनल नंबर है, और इसमें 1/2 है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो क्योंकि इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के अंदर x की जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नंबर और ये नंबर पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती है कि 1/x प्लस 1 इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एक वेरिएबल भी है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से पोलिनोमियल वो नंबर होते हैं या वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर एक्सपोनेंट पावर जो है वेरिएबल की वो एक होल नंबर है, 0 या 0 से ज्यादा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम कुछ चीजें और समझते हैं। पहली चीज है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर क्या है? यहां पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है 3। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसको मैं लिख रहा हूं डिग ऑफ पॉली, इज 3। अगर मैं इसको लिखूं x इज पावर 5 प्लस 1, तो यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 5। अगर मैं लिखूं सिर्फ x, तो यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1। और अगर मैं लिखूं 2, तो आप मुझे सोच के बताइए यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 0। क्यों? क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2x इज पावर 0, और इसलिए यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 0। लेकिन हम ये पोलिनोमियल 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 वर्ड बाबा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पोलिनोमियल का बेसिकली मतलब है जहां पे कि आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो, वो है पोलिनोमियल। अब अगर आपके पोलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है, यानी कि मान लीजिए 2x प्लस 1, इसके अंदर आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है, तो ये हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर यही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपकी हो जाए 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखिए वर्ड क्वाड्रेटिक, लीनियर। और अगर यही हो जाए 3, और अगर यही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाए 3, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक, सॉरी, तो ये हो जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर इससे ज्यादा कोई भी हो तो उसको हम सिंपली पोलिनोमियल कहते हैं। ध्यान रखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये भी पोलिनोमियल ही हैं, लेकिन इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले पोलिनोमियल्स हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और इनको हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। रेस्ट पावर 4, रेस्ट पावर 5, रेस्ट पावर 6 एंड सो ऑन जो है वो इतना स्टडी नहीं किए जाते हैं जितना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी कम करते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा किया जाता है। एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल को आप लिख सकते हैं p ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2।
या फिर आप लिख सकते हैं Q ऑफ x, x प्लस 1, या फिर लिख सकते हैं R ऑफ y, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, या फिर लिख सकते हैं U ऑफ z, 3z प्लस 2। PQRS, इसका बेसिकली मतलब यह है कि आप डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन और उसमें आप दे रहे हैं एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी को अगर हम PX को लिखें तो इसका मतलब यह है P0, यानी कि x की वैल्यू है 0 और यहां पे आप x की वैल्यू 0 रखिए तो वो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं P की वैल्यू 1 रख दूं तो ये हो जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स 6। तो इसका मतलब यह है कि इस x की वैल्यू आप वेरी करेंगे, उससे आपको P इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मिलेंगी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x, U ऑफ x। आपकी श्रद्धा है, आप क्या लिखना चाहें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको लिखना P ऑफ x, Q ऑफ x। का मतलब ये है कि P फंक्शन x की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट वैल्यूज देगा, जो कि हमने यहां पे इन दो एग्जांपल से समझी और देखी। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पोलिनोमियल्स के या अलजेब्रा के, जो कि आई एम श्योर आपको पता होंगे, और अगर आपको पता है तो आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपको 6th क्लास में पढ़ाए गए होंगे। तो नॉर्मली हम x, y, z इनको यूज करते हैं वेरिएबल्स की तरह, यानी कि जैसे कि आपकी इक्वेशंस होगी x प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 9, ये इस तरह से आप यूज करेंगे XYZ वेरिएबल्स। लेकिन a, b, c ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं कोएफिशिएंट्स की जगह। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट है 1, तो ये है कोएफिशिएंट। लेकिन हम नॉर्मली अगर जेनरिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस b, जिसमें कि x का कोएफिशिएंट है a, कांस्टेंट है b, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, b का x का कोएफिशिएंट है b और कांस्टेंट है c। तो नॉर्मली जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें XYZ को यूज किया जाता है वेरिएबल की तरह और ABC को यूज किया जाता है कोएफिशिएंट की जगह। तो मैं आपसे ये सजेशन है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करें तो आप उसको XYZ ही डिफाइन कीजिएगा, ABC मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ABC को आप वेरिएबल की तरह डिफाइन नहीं कर सकते, पर जो प्रैक्टिस नॉर्मली एकेडमिशियन या फिर स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो ये होता है कि ABC कोएफिशिएंट की तरह यूज किया जाता है, जबकि XYZ यूज किया जाता है वेरिएबल की तरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं है जबकि कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड है। तो x प्लस 2 अगर आप करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख देंगे 2x, नहीं, x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 2x, x प्लस 2 इज x प्लस 2। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सिमिलर वे में अगर x माइनस 2 है तो उसको भी आप x माइनस 2 ही लिखेंगे बस। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आप ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा अलग रहती है। लेकिन एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। क्यों? बता लो कैसे। देखिए, मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, और मैं निकालता हूं p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब मैं इस पर्टिकुलर x प्लस 1 को ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और मैं अब निकालूं p ऑफ 1, तो 2x प्लस 1 में हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए, पहले जब मैंने P1 निकाला था तो था 2, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने पर जब P1 निकाला तो है 4, जिसको डबल हो गया है। तो इसलिए आप 2 इंटू एक्स को 2x लिखेंगे। ये समझ में आना चाहिए आपको कि एडिशन
और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग रहते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपके कांस्टेंट एक साथ हो जाते हैं, यानी कि x/2, अगर आपके पास 2x/2 है तो इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। इसके साथ साथ अगर आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं x और y, तो अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज डिफरेंट है बिल्कुल। सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सेम वेरिएबल है x, तो आप अगर x को x में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x। ध्यान रखिए 2x। बहुत से लोग x प्लस x को x स्क्वायर कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो सिन है, पाप है ऐसा करना। x माइनस x हो जाएगा 0, क्योंकि x से x कैंसिल। x इंटू x होता है x स्क्वायर। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को 9th 10th में आ जाए तब भी इसमें कंफ्यूजन रहता है। और फाइनली x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x से x कैंसिल। तो आई होप आपको ये बेसिक एक्सप्रेशन समझ में आए होंगे। इसके अलावा हम कुछ और चीजें देखते हैं। अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर y पॉलिनोमियल है जिसमें कि x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और दूसरा है 2xy स्क्वायर, अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, एक में x स्क्वायर y है, दूसरे में xy स्क्वायर है। सेम वे में सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई आराम से हो जाएंगे, लेकिन कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, x से x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इंटू x, और y से y वेरिएबल से y वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा y इंटू y स्क्वायर, हो जाएगा 4x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब। और सिमिलर में मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2x y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x से एक x की पावर कैंसिल, y से एक y की पावर कैंसिल, ये हो जाएगा x बाय y। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। सोते समय भी आपको कोई उठा दे तो आपको सीधे बोलना चाहिए इनका आंसर क्या होगा। वो फॉर्मूला मैं यहां लिखने जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली a को स्क्वायर करना है, b को स्क्वायर करना है, और फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके जो इनके बीच में साइन है वो साइन आपको लिख देना है। सिमिलर वे में a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जो इनके बीच में साइन है वो आपको लिख देना है। और तीसरा क्रिटिकल फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलर वे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि आपको यही इस तरह से याद रखना है, ये तो ठीक है आता रहेगा आउटकम है, नहीं, दोनों तरफ से फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, और ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको याद है तो ज्यादा अच्छा है। सिमिलर वे में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसके अलावा एक फॉर्मूला है, जब वेरिएबल 3 हो जाएं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि क्यूबिक है। तो ये क्यूबिक फॉर्मूला क्या है, पहले देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद है a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और फाइनल फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले, ए प्लस बी होल क्यूब वाले। ये बहुत ही क्रिटिकल है और आपको मेमोराइज होने चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो है इन फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी अगर आपको अलजेब्रा सॉल्व करना है, अलजेब्रा में मास्टरी करनी है, तो ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको आने ही चाहिए। खासतौर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास वो तो बिल्कुल मेमोराइज होने चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि क्यूब के फॉर्मूला थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इनको याद कीजिए। मैं ट्राई करूंगा इन फॉर्मूलास को याद रखने का कोई आसान तरीका बता दूं या बना दूं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तब तक आप इन फॉर्मूलास को याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और इनको पूरी तरह से मेमोराइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपरली चैप्टर पॉलिनोमियल आफ्टर द इंट्रोडक्शन टुडे। और मैं होप करूंगा कि आपको ये सारे चैप्टर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, बेसिक्स है भले ये, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल होंगे। बहुत सारे डाउट्स आपको होंगे जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके अभी भी पॉलिनोमियल्स के साथ कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उन सब डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि 9th क्लास से रिलेटेड हैं, तो मैं 9th और 10th दोनों की वीडियो अपलोड करता हूं कुछ दिनों बाद, शायद इस नेक्स्ट वीक में ही मैं 9th का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा पॉलिनोमियल और अलजेब्रा का। और आपको अगर कुछ भी डाउट 9th के पॉलिनोमियल या अलजेब्रा से रिलेटेड है तो प्लीज आप वो वीडियो भी जाकर देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप रेडी हो जाएंगे 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स को फोड़ने के लिए। लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि P ऑफ x और Q x का क्या मतलब होता है, आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। उसके अलावा हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती हैं, और जिन पर्टिकुलर इक्वेशंस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा है हम उनको जेनरिकली पॉलिनोमियल कहते हैं। और फाइनली हमने ये समझा था कि 1/√x, √x+1, 1/x+1 ये सबके सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी भी एक चीज में डाउट है तो प्लीज मेरा लास्ट वीडियो देखिए, जहां पे कि मैंने सब चीजें पूरे अच्छे से क्लैरिफाई कर रखी हैं और आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में फॉर्मूलाज भी देखे थे जो कि स्क्वायर और क्यूब के थे। स्क्वायर के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्यूब के फॉर्मूले मुझे पता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक फॉर्मूला 1 से 2 दिन लगाइए उस पर, उसको पूरा अच्छे से मेमोराइज कीजिए। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला लीजिए, 2 दिन सिर्फ उसी फॉर्मूले पर फोकस कीजिए और उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही बेस्ट तरीका है वो फॉर्मूला कभी लाइफ टाइम ना भूलने का। तो फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी है, तभी आप अलजेब्रा और पॉलिनोमियल्स में सक्सेस पा पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है जहां पे कि वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। समझते हैं क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x+2, मान लीजिए इसको हम कहते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 3x+2। तो जब ये 3x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाए और x की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझाता हूं मैं आपको। इसको आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना है, 3x+2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। अब ये x इक्वल टू -2/3 अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखेंगे क्या आंसर आता है, 3 इंटू -2/3
+2, 3 से 3 कैंसिल, -2 +2 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि आपके इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 0 जब x था -2/3। तो यानी कि p ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कहेंगे 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो आइए पहले समझते हैं कि ये 0 ऑफ पोलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 0 ऑफ पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट होने का रीजन समझने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो हमने वेरिएबल देखा था 3x + 2, उसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 3x + 2 अगर एक वेरिएबल है जिसको कि हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू 3x + 2, जिसके अंदर दो एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर आपको नहीं पता है तो ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए x और y एक्सिस, x जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन, y जो कि है वर्टिकल लाइन। मैं इस पे कुछ मार्क कर देता हूं पॉइंट्स। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जबकि x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, और सेंटर पॉइंट जो है उसको हम कहेंगे ओरिजिन या फिर 0। आपने शायद ये 8th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसका। अब हमको जब 3x + 2 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, तो हमको इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे, और वो पहला पॉइंट होगा जब हम x = 0 रखेंगे, और दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे जब y = 0 रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जब x को 0 रखते हैं तो y कितना आता है। x को 0 रखा तो y हो जाएगा 2, और जब हम y को 0 रखते हैं तो x हो जाएगा -2/3, देन y = 0। अब क्योंकि हमको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, हम नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। x = 0, देन y = 2, पहला पॉइंट हुआ ये, और दूसरा है x is -2/3, देन y = 0, -2/3 कुछ यहां पर आएगा, ये पॉइंट हो गया 0। तो यानी कि हम जब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब वापस आते हैं हम 0 ऑफ पोलिनोमियल पे। 0 ऑफ पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 0 ऑफ पोलिनोमियल हमको वो पॉइंट बताता है x एक्सिस पे जहां पे कि y 0 हो, यानी कि -2/3, 0। होप आपको समझ में आया होगा 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमको x एक्सिस पे वो पॉइंट बता रहा है जहां पे कि y 0 है, और ये लाइन x एक्सिस को मीट कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम 0 ऑफ पोलिनोमियल के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमने जब लीनियर इक्वेशन को का 0 ऑफ पोलिनोमियल निकाला, अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। x² - 3x + 2, ये आपकी एक इक्वेशन है जिसको आप कह सकते हैं y = this। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि हमको 0 ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो 0 ऑफ पोलिनोमियल निकालने का मतलब ये है कि y की वैल्यू होनी चाहिए 0, और ये निकालने के लिए आपको x के फैक्टर निकालने होंगे। शायद आपको याद आया होगा, जो आपने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, x के फैक्टर निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म को विदाउट x, विदाउट वेरिएबल 3 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि जब उन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो आ जाए लास्ट टर्म के इक्वल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको x के वेरिएबल के फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होगा जिससे कि उन दो नंबर्स जो ब्रेक होकर के आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन लास्ट नंबर के इक्वल हो। यानी कि -3 को हमको ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि जो दो टर्म्स आए उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए +2। ध्यान रखिए, मैं साइन जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि साइन की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो -2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, 2 × 1। 2 × 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा +2, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं 2 + 1 करता हूं स्प्लिट करने पर, तो यह आता है +3, जो कि मेरा आंसर नहीं है, मुझे चाहिए -3। तो -3 करने के लिए इसको मैं कर दूंगा -2 - 1। अगर मैं इन दो को ऐड करता हूं -2 - 1 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा -3, और अगर मैं -2 और -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा +2। यानी कि -2 - 1 जो है वो -3 को स्प्लिट करने का राइट वे है अगर मुझे x के फैक्टर्स निकालने हैं तो।
तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। पहले वाले टर्म्स में, पहले 2 टर्म्स में मैं x कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा x माइनस 2। फिर बाद के 2 टर्म्स में -1 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा -1 x माइनस 2। क्योंकि मैंने -1 कॉमन निकाला है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। अब मैं इसमें से x माइनस 2 कॉमन निकाल लूंगा तो हो जाएगा x माइनस 2 और बचा मेरे पास x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 1। अब अगर मुझे जीरो ऑफ पोलिनोमियल चाहिए इसका, तो इसके फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। अब अगर ये वैल्यू जीरो हो, ये वैल्यू तब जीरो होगी जब या तो ये टर्म जीरो हो जाए या फिर ये टर्म, इनमें से कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए या दोनों टर्म जीरो हो जाए। तो इस टर्म को जीरो बनाने के लिए मुझे पता है कि x होगा 2, क्योंकि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये पूरी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और अगर मुझे ये टर्म जीरो करनी है तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, और दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो ऑफ पोलिनोमियल है 2, जो है 2 और 1, जबकि हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें हमारे जीरो ऑफ पोलिनोमियल था सिर्फ 1। ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2 हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2 से कम भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और मैं लेता हूं की बार x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल भी है। मैं उसको करता हूं। मुझे यहां पे -3 को स्प्लिट करना है जिससे कि उन दो टर्म्स का ऐड करने पे आए -3, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आए -4। तो यानी कि -3 और -4। ऑब्वियसली मैं -3 को डिवाइड स्प्लिट कर सकता हूं 4 और 1 की फॉर्म में। साइन क्या होगा? साइन होगा -4 प्लस 1। देखते हैं कि इसका आंसर ये आता है नहीं। तो -4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू -4, तो यानी कि -4 प्लस 1 हमारा ऑप्शन सही है। तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकाला x माइनस 4। नेक्स्ट से हमने x प्लस 1 कॉमन निकाला और यहां पे बच गया x माइनस 4। यानी कि अगर मुझे y इज इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल चाहिए, तो x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां पे दो ऐसे पॉइंट मिले हैं जहां पे कि y 0 है, यानी कि ये कोई ऐसा ग्राफ होगा जहां पे कि ये और ये 2 पॉइंट 0 होंगे। लेकिन इसको बेटर समझने के लिए पहले मैं कुछ और पॉइंट निकाल लेता हूं x और y के, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखता हूं उसकी शेप कैसी आती है। तो मैंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं x और y की, जिससे कि मेरे को इजी हो जाएगा ये ग्राफ ड्रॉ करना। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। अब मैं इस पे कुछ नंबर डाल देता हूं। ओके, तो फर्स्ट है -2 इज व्हेन x इज -2 y इज इक्वल टू 6। तो यानी कि x -2 जब होगा तो y कुछ यहां पर आएगा ऊपर। x -1 है तो y 0 है, यानी कि ये पॉइंट होगा यहां पर। x 0 है तो y है -4, यानी 1 2 3 4 ये पॉइंट आएगा यहां पर। x जब 1 है तो है -6, यानी कि ये पॉइंट कुछ और नीचे आएगा। x जब 2 है तो है -6, यानी कि ये पॉइंट भी कुछ यहीं पर ही आएगा। x है जब 3 तो है -4। x है जब 4 तो y है 0, और x है जब 5 तो y है 6। तो अब मैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से। और अगर आपको नहीं पता है तो इस शेप को कहते हैं पैराबोलिक शेप। इस तरह का यू बनता है, उसको कहते हैं हम पैराबोलिक शेप। तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे हमेशा आपको मिलेगा एक पैराबोला, जबकि हमने लीनियर इक्वेशन जब ड्रॉ की थी तो आपको मिली थी एक स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं कि इसमें जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब यह है कि जब x एक्सिस पे वो पॉइंट जहां y 0 हो। तो यहां देखिए, यहां पे दो पॉइंट हैं जहां पे कि
y 0 आ रहा है। इसीलिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमारे दो फैक्टर्स आए थे, तो वो दो फैक्टर्स ये पॉइंट्स थे जहां पे कि y 0 है। होप आपको समझ में आ गया होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेवेंस क्या है, मतलब क्या है, और इसको हम जब एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये किस तरह से हमको विजुअलाइज होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पॉइंट्स होंगे? जरूरी नहीं है। आप देखिए डिफरेंट तरह के ग्राफ जो कि बन सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे ड्रॉ कट करे। उल्टा ग्राफ भी बन सकता है, अगेन एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे वो कट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा ग्राफ बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। या फिर इसका उल्टा ग्राफ जो कि अगेन एक ही पॉइंट पे टच करे। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 डिफरेंट ग्राफ बन सकते हैं। प्राइमरली एक कंडीशन जब ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी और तीसरी कंडीशन ये होगी। इस केस के अंदर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर्स होंगे, यानी कि आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दो होंगे। इस केस के अंदर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा सिर्फ एक, जबकि इस केस के अंदर आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होगा। और ये इक्वेशन जो है आपको समझनी होगी कि कैसे निकलती है। लेकिन मैं यहां पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपको और कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज। आपके एनसीईआरटी बुक में ये है भी नहीं। लेकिन आप सोचिए एज अ होमवर्क कि ये किस तरह की इक्वेशन होगी, ये किस तरह की इक्वेशन होगी और ये किस तरह की इक्वेशन होगी। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने अभी तक कवर किया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मेजर टॉपिक, एक लीनियर इक्वेशन के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और हमने ये ट्राई किया समझना कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर लीनियर वेरिएबल या फिर एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल को एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी फिगर कैसे आती है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे विजुअलाइज किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले कि हम क्यूबिक पे बढ़े, मैं कुछ करता हूं क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एक सॉल्व क्वेश्चन, एक अनसॉल्व क्वेश्चन है और ये चीज उसमें रिपीट होगी। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि सॉल्व क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का। होप आपको ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन है लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, जो कि ये ग्राफ दे रखे हैं गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। यानी कि एक फंक्शन है y पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हैं, आपको इनके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, उसका मतलब यह है कि कितने पॉइंट पर आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है। आइए देखते हैं, ये चीज धीरे से समझते हैं। तो पहला वाला ग्राफ है ये, जिसमें कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि ये हो गया 1, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसमें है 1। नेक्स्ट ग्राफ में क्योंकि ये दो पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ये हो गया 2। थर्ड ग्राफ में 1 2 3, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 3। इसमें एक लाइन है जो कि एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ये हो गया 1। यहां पे ये पैराबोला है लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पे भी हो गया 1। और यहां पे 1 2 3 4। तो जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है वो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। होप आपको इस एग्जांपल से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्या मतलब है और उसका रेलेवेंस क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अनसॉल्व क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है उसकी तरह, बस अनसॉल्व है। द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given in figure 2.10 below for some polynomial p of x। कुछ पोलिनोमियल्स हैं ये। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x in each case। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मतलब सेम चीज, जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। पहले केस में एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, पैरेलल हो गया है, तो यानी कि इसमें है 0। दूसरे केस में एक पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है तो ये है 1। नेक्स्ट पॉइंट में 1, नेक्स्ट ग्राफ में 1 2 3, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गए 3। इसमें 2 पॉइंट्स पर तो ये हो गए 2। इसमें 1 2 3 4 यानी कि हो गए 4। इसमें 1 2 3
तो ये हो गए 3। तो जीरोस या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल जहां पे कि y इज इक्वल टू 0 है और वो पॉइंट जब ये x पे टच कर रहा है, ये दे रखे हैं। तो होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने क्यूबिक इसमें इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कि इसमें क्यूबिक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये पोलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री से ज्यादा। तो इनको पढ़ने की इतनी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक में सिर्फ इसलिए दे रखे हैं जिससे कि आपको जीरोस या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ जाए। अगर आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालने हैं, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल का आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब तक हम पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल्स के, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है 10th ग्रेड का, कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। और उससे हमने ये समझा था कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, चाहे वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो या एक जिगजैग टाइप शेप हो, और हमने वो समझ करके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट हम डीप डाइव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और अब हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए समझते हैं फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके की दो फैक्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब यह होगा कि जब हम अल्फा को x की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा 0, या फिर जब बीटा को x की जगह रखेंगे तो भी यह हो जाएगा 0। इसलिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एज अ फैक्टर x माइनस अल्फा into x minus beta, where alpha and beta are factors of x. तो इन पर्टिकुलर दोनों फैक्टर्स में क्या रिलेशनशिप है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b divided by a. That means minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहां पे कि b है कोएफिशिएंट ऑफ x और a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलर वे में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाइल a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यानी कि चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, चाहे अल्फा इंटू बीटा हो, डिनोमिनेटर के अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे a। लेकिन अल्फा प्लस बीटा के अंदर माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x है, जबकि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है, x इज पावर 0 यानी कांस्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे कि आपको क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखने होंगे। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको दोनों के दोनों याद रखने होंगे कि अगर x के दो फैक्टर्स हैं अल्फा और बीटा इन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम वो दोनों कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इतने आराम से कह कैसे दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इसको हम पहले प्रूव करते हैं। तो हम प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपकी एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसके अल्फा और बीटा x के फैक्टर्स हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये k क्या है? k इसलिए क्योंकि यहां पे आपका x स्क्वायर का फैक्टर a है, इसलिए हमने एक k कांस्टेंट लिख दिया है। आपको लिखना है यहां पे k इज अ
कांस्टेंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो के जो है वो 1 हो जाएगा, लेकिन हमको पता है कि काफी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट होता है, उसके लिए हमने इसको यहां पे के लिख दिया है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और यहां पे माइनस एल्फा प्लस बीटा x का कोएफिशिएंट है। सिमिलर वे में यहां पे कांस्टेंट है c और यहां पे कांस्टेंट है एल्फा बीटा। और अगर हम इस इक्वेशन को ओपन करें तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ब्रैकेट खोला और के से मल्टीप्लाई कर दिया इन सबको। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो के जो है वो ए के इक्वल है, तो के इज इक्वल टू ए। और अगर मैं के अल्फा प्लस बीटा को बी के इक्वल कर दूं, माइनस के अल्फा प्लस बीटा को बी के इक्वल कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो हो जाता है, यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और मैं ऑलरेडी यहां बता चुका हूं आपको कि के इज इक्वल टू ए, कि हमने यहां से कंपेयर कर लिया इन दो इक्वेशन को। तो अगर बिकॉज ये आपको बताया था कि अगर ये आपको एक फेस दिखाई देता है जहां पे कि 2 आईज और एक नोज है, तो इसको हम कहते हैं बिकॉज के इज इक्वल टू ए, तो यहां पे हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। आपको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी और मैंने माना इसके अंदर x के फैक्टर है अल्फा और बीटा। अब क्योंकि x के फैक्टर अल्फा और बीटा है, इसका मतलब यह है कि जब भी मैं अल्फा इस इक्वेशन में रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब भी मैं बीटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखूंगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि मैंने k एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अल्फा x माइनस बीटा को 0 मान लिया इस इक्वेशन में। मैंने k क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे x स्क्वायर के आगे a है और यहां पे भी मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब x से x मल्टीप्लाई होगा तो उसके आगे एक कुछ कांस्टेंट फैक्टर आएगा। इसको मैंने इक्वेशन को एक्सपेंड किया तो ये इक्वेशन आई, और उसके बाद इक्वेशन पूरी खोली और k को मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक फैक्टर्स, हर एक कोएफिशिएंट से। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा प्लस बीटा। और मैं जब इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से, तो मैं देखता हूं कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, और के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो अगर के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब के जो है वो ए के इक्वल है। और इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा कि b इज इक्वल टू विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन माय पहले इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। माइनस के की जगह मैंने a लिख दिया और अल्फा प्लस बीटा आ गया a माइनस b बाई a। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। अगर मैं पुरानी इक्वेशन में देखूं तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि के अल्फा बीटा c के बराबर है, और मैंने वही चीज यहां पर लिखी कि के अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। और बिकॉज अगेन वही फेस बनाना है, k इज इक्वल टू a, तो मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा। दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। तो इस तरह से मैंने ये प्रूव कर दिया आपको कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर x के दो फैक्टर्स हैं अल्फा और बीटा, तो उनका एडिशन माइनस बी बाई ए है और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू सी बाई ए। बी जो है वो x का कोएफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है,
सी कांस्टेंट है और ए अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फॉर्मूला। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो उसके बाद आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होंगे। और ध्यान रखिए, इस पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत सालों में, बहुत साल तक आया है। तो इसलिए अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, 2 फॉर्मूले, और इन 2 फॉर्मूला पे बेसिस सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो कराऊंगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक और छोटा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूंगा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसके अंदर बहुत सिमिलर इसी की तरह से अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बहुत ही सिमिलर जो हमने पहले देखा था उसी की तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एज्यूमिंग अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के 3 फैक्टर्स हैं। और यह 3 क्यों है? क्योंकि ये एक्स क्यूब है। आपको याद होगा कि जितना जो पावर होती है एक्स इज पावर एन, मतलब उसके एन फैक्टर्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और फाइनली अल्फा इंटू बीटा गामा प्रोडक्ट तीनों फैक्टर्स का इज माइनस डी बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल से, आपको पता होगी वैसे वो, कि हमने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी तो उसके अंदर हमको 2 फैक्टर्स थे और उसके अंदर हमको 2 इक्वेशन मिली थी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और इन 2 इक्वेशन से हमने 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में, क्योंकि यहां पे 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए हमको 3 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 इक्वेशन से 3 फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी n नंबर फैक्टर्स या n वेरिएबल्स निकालने हैं तो आपको उसके लिए हमेशा n इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर n इक्वेशंस होंगी तो ही आप n वेरिएबल्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम तीनों फैक्टर अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर है और एनसीईआरटी बुक के नुक एंड कॉर्नर में कहीं पे भी कुछ भी हो उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, डी बाय ए। माइनस बी बाय ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी बाय ए इज अल्फा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, और डी माइनस डी बाय ए इज अल्फा बीटा गामा। आपको बहुत आसान है याद रखना, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है याद रखना। आपने इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलाज याद किए हैं तो बहुत सिंपल सा बेसिक बच्चा सा है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए हैं। अगर कोई भी डाउट आपको इसके अंदर होता है तो प्लीज मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ग्रेट, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट पर्टिकुलर डे यानी कि फ्राइडे को हम इन पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है, चाहे वो अनसॉल्व हो चाहे वो सॉल्व हो। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट का वो सेशन होगा, लेकिन उस सेशन में हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज लिखिए। अदरवाइज हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। अब तक हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो और इसके 2 फैक्टर्स हैं अल्फा और बीटा, सो दैट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट होगा सी बाय ए। सिमिलर वे में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्यूबिक इक्वेशन भी देखी थी, और वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर था, जिसके अंदर हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देखा था हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, जबकि अल्फा बीटा गामा हमने देखा था माइनस डी बाय ए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे कि b कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, a कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, c कॉफिशिएंट है x का, और अगेन a कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, और d कॉफिशिएंट है x नॉट का यानी कि कांस्टेंट का, और a कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूले का मतलब क्या है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बेसिस पे हम अब करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले सॉल्व क्वेश्चन के लिए, जो कि है एक्सरसाइज 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हैं वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और आपको यह समझ में आ गया होगा कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है बल्कि है x के फैक्टर्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि उसको नाम देते हैं अल्फा बीटा। तो यहां पर जो फैक्टर्स की बात कर रहा है, जीरोस की बात कर रहा है, वो है एक्स अल्फा बीटा, और हमको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए पहले हमको बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होगा। और आपको मैंने बताया था कि बीच वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, कि अगर ये 7x है तो हमको 7x के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 10, और 7x के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 7 के 7 0 6 1 5 2 4 3 और उसके बाद 3 4 फिर रिपीट होगा। लेकिन इनमें से जो पर्टिकुलर फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर आंसर 10 आए वो है सिर्फ 5 और 2, यानी कि हम 7x को स्प्लिट करेंगे 5 और 2 में, और क्योंकि यहां पे सब कुछ प्लस का साइन है इसलिए हमको साइन की वरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। पहले दो टर्म्स में से हम निकालेंगे x कॉमन, बच जाएगा x प्लस 5। नेक्स्ट टू टर्म्स में हम निकालेंगे 2 कॉमन, अगेन बच जाएगा x प्लस 5। हमारा पर्पस ये होता है कि दोनों के दोनों टर्म्स जहां पर है जो कि x प्लस 5 और x प्लस 5 ये सेम हो, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 5 को कॉमन निकाल करके बच जाए x प्लस 2। यानी कि इसके जो अल्फा बीटा फैक्टर हैं वो हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखते हैं वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो b इसके अंदर होता है x का कोएफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी -7 बाय 1, दैट मींस -7। और अल्फा बीटा होगा c बाय a, c है आपका कांस्टेंट, a है a स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि है 10, तो ये हो जाएगा 10। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आंसर ये आता है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -5, बीटा है -2, तो ये हम लेंगे -5 -2 इज इक्वल टू -7, जो कि एग्जैक्टली सेम है इससे ही। और दूसरे केस में हम लेंगे, कलर चेंज कर देता हूं इससे कि आसानी हो जाए समझने में, और अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 10, जो कि सेम है। तो इसलिए हम प्रूव कर पाए आसानी से कि जो हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे और ये पर्टिकुलर रूल जो है ट्रू है, सही है और प्रूफ हो रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है वो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बहुत सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ इसमें कोई कांस्टेंट, इसमें कोई x का कोएफिशिएंट नहीं है। तो अगर हमको इसके जीरोस निकालने हैं तो हमको लिखना होगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और देखना होगा कौन सी वैल्यूज पे x जो है वो x स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 0 हो जाता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मींस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस। तो यानी कि x हो गया +3 एंड -3, अल्फा एंड बीटा। अब हम निकालते हैं अपने अल्फा और बीटा फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b बाय a है,
इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर b 0 है, क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि है c बाय a, जो कि यहां पे है कांस्टेंट बाय a विच इज -3। अब देखते हैं क्या ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रखने में वो ट्रू होती है नहीं। तो हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा जो हम रखते हैं तो जाता है √3 प्लस माइनस √3, जो कि कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0, जो कि एग्जैक्टली सेम है दोनों के दोनों, यानी कि प्रूव्ड अल्फा प्लस बीटा इज करेक्ट। और दूसरा है अल्फा बीटा, यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √3, तो ये हो जाएगा -3 विच इज ऑल्सो ट्रू। तो इससे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारे जो वेरिएबल जो हमने जीरोस निकाले हैं एक्स के, उनको जब हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को या जीरोस को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे -b/a और c/a फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आता है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने से बताया था कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से दो तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, यानी कि यहां पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, और हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये वैल्यू है b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। और दूसरा अल्फा बीटा जो है वो है c/a, इसका मतलब c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। तो अगर हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस b की जगह में लिख दूंगा 3ax प्लस c की जगह में लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ a। और अगर मुझे इसको करना है जीरोस, तो मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू 0। अब मैं a कॉमन निकाल लूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है मेरी इक्वेशन जो फाइनली बनती है वो है, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको रेड में, जो मेरी इक्वेशन बनती है वो फाइनली है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसके की जीरोस को ऐड करने पे आए -3 और मल्टीप्लाई करने पे आए 2। होप आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको अगर आ गए हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको बढ़ेंगे आगे और हम सॉल्व करेंगे बाकी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चन भी जो कि लास्ट बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है जो कि है क्यूब का, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो कि क्यूब का है आपके सॉल्व एक्सरसाइज में, अनसॉल्व में कोई भी क्यूब नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर -11x -3। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं स्क्रीन को। एक तरफ हम लगाएंगे अपने फॉर्मूलाज, यानी कि b/a, c/a, d/a, और दूसरी तरफ हम इन पर्टिकुलर जीरोस को ऐड, मल्टीप्लाई और बाकी फंक्शंस करेंगे। तो अगर हम इन पर्टिकुलर इन जीरोस को लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3 - 1 -1/3, तो ये हो जाते हैं इक्वल टू 3 कॉमन एलसीएम 9 - 3 - 1 विच इज इक्वल टू 5/3। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस 3 × -1/3, यानी कि ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3 -1 विच इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं इसको, एलसीएम इज 3 - 9 प्लस 1 -3 विच इज इक्वल टू -11/3, यानी कि इसकी वैल्यू है 5/3, इसकी वैल्यू है 11/3।
और नेक्स्ट स्क्रीन पर आप लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, जो कि हो जाता है 1। 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 1। अब देखते हैं कि क्या ये चीज जब हम फॉर्मूले में रखते हैं तो भी सही होती है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे कि हमने बताया था, होता है -b/a। b है x² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -5/3 कैंसिल, आंसर आ गया 5/3। देखिए यहां पर, देखिए ये भी 5/3 है और ये भी 5/3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि होता है c/a। c होता है x का कोएफिशिएंट, यानी कि वैल्यू है -11/3। देखिए यहां पर -11/3 और ये भी -11/3। और लास्ट है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमारे होते हैं -d/a, दैट मींस माइनस ऑफ -3/3 विच इज इक्वल टू 1। और यहां पे देखते हैं जो हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा था, ये हमारा आंसर था 1 और यहां पे भी हमारा आंसर है 1। तो हमने तीनों के तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा गामा प्रूव कर दिए हैं कि इनको जब हम मैथमेटिकली ऐड, मल्टीप्लाई या फिर ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं वर्सेस जब फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों के दोनों सेम आते हैं। और हेंस प्रूव्ड, जो हमारा क्वेश्चन था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और हमने यहां पे दोनों के तीनों कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रूव कर दिया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप आगे क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम आज यहां पे लेते हैं एक छोटा सा पॉज, क्योंकि एक्सरसाइज करना थोड़ा सा और टाइम लगाएगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं चाहता हूं छोटी रहे और आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाए, इसलिए ये वीडियो मैं पॉज करके यहीं पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मंडे को, जिसमें कि जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। पर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर वीडियो। आप इसमें यस लिख करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर नो आप लिखते हैं तो मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या चीज स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रही है, जिससे कि मैं इसको बेटर कर सकूं और इंप्रूव कर सकूं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले में आपको फैक्टर्स निकालने हैं या फिर जीरोस निकालने हैं और प्रूव करना है आपके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, और सेकंड के अंदर आपको जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और उससे आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्विकली ये क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तरीका आपको समझ में आ गया है, हमको सिर्फ अब करनी है प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। लिखते हैं x² - 2x - 8, यानी कि हमको करना यह है कि हमको 2x को इस तरह डिवाइड करना है कि उन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो आए -8। माइनस हम यहां पे -8 से लेके चलते हैं। -8 को अगर हम लिखेंगे 4 × 2, तो इनको अगर हम लिखें -4 + 2 तो ये आ जाएगा -2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है x² - 4x + 2x - 8 विच इज इक्वल टू x -4 हमारा हो गया, x कॉमन निकाला तो, और यहां पे 2 कॉमन निकाला तो x -4 बच गया, और फिर हमने x -4 कॉमन निकाला तो आंसर बचा x -4 एंड x + 2। और अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख दें तो हमारे 2 फैक्टर बनते हैं, वो होता है x - 4 = 0, दैट मींस x = 4, और सेकंड होता है x + 2 = 0, दैट मींस x = -2। तो हमारे अल्फा और बीटा हो गए x + 4 और x - 2। अब देखते हैं कि ये हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका फॉर्मूला प्रूव करते हैं या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, जबकि अल्फा बीटा हो जाएगा 4 × -2 विच इज -8। अब अल्फा बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। -b/a है -2/1, -2/1 विच इज इक्वल टू 2, और c/a है -8/1 विच इज इक्वल टू -8। और जो आप देखेंगे, सॉरी यहां पे माइनस है, मैं माइनस रखना भूल गया, 4 × -2 इज -8,
तो जब इसको हम देखते हैं कि -8 ये 2 और ये भी 2, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चंस में जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये है a स्क्वायर, ये है -2ab और ये है b स्क्वायर। कैसे देखते हैं? 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इसके अंदर a है 2s और b है 1, तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको 0 रखें तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s हो जाएगा यहां पे s इज इक्वल टू 1/2, और दो इसके जो जीरोस हैं वो है 1/2 और 1/2, जो कि हम दो फैक्टर्स ही मान सकते हैं। तो अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, जो कि हो जाता है 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज हो जाता है 1/4। अब देखते हैं फॉर्मूले से भी यही आता है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू, माइनस बी है यहां पर माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा है c बाय ए विच इज इक्वल टू 1/4, और आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों नंबर यहां पे टैली हो रहे हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और क्योंकि हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में सारे क्वेश्चन लिखने चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आपको यह पता होगा कि अगर कभी भी x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को एक ऐसे दो नंबर के बीच में जिनका मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट यानी कि दोनों के दोनों हो। यानी कि आपको -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो 6 और -3 यानी कि -18। तो देखते हैं -7 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल, हम कर सकते हैं -9 प्लस 2, तो उससे आ जाएगा -7, और जब हम -9 और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी आता है -18, यानी कि ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाला, ये बच गया 2x माइनस 3, यहां पे +1 कॉमन निकाला, बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिया तो बच गया यहां पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x के दो जीरोस हैं, x इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा आता है 3/2 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 6, 9, 2, दैट मीन्स 7/6। जबकि अल्फा बीटा आता है हमारा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। और अब देखते हैं कि कोएफिशिएंट के फॉर्मूला से क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू -7/6, यानी कि आ गया 7/6। और अल्फा बीटा आता है c/a विच इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2। अब कंपेयर करें आप तो ये है 7/6, यहां भी 7/6, ये है -1/2, ये भी है -1/2। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और बढ़ते हैं फास्ट, बहुत तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है।
अगर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें से हम पहले 4u कॉमन निकाल लेंगे और बच जाएगा u प्लस 2। इसको हम करते हैं इक्वल टू 0, यानी कि u जो है उसकी वैल्यू है 0 और -2, ये दो इसके जीरोस है। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गए 0 -2, दैट मींस -2, और अल्फा बीटा हो गया 0 इंटू -2, दैट मींस 0। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, -b यहां पर है x का कोएफिशिएंट विच इज 8, तो हम लिखेंगे -8/4, दैट मींस -2, और अल्फा बीटा जो कि आपका है c/a और वो है कांस्टेंट डिवाइड बाय a, कांस्टेंट है 0, तो यहां से आ जाएगा 0। अब कंपेयर करते हैं, -2, सॉरी अब माइनस लिखना भूल गया मैं, और ये है 0 और यहां पे भी 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, t² -15। देखते हैं t² -15 कैसे सॉल्व करेंगे हम। मान ये है हमारा t² -15, क्योंकि ये है a² - b² का फॉर्मूला, जहां पे कि a है t और b है √15, तो इसको हम लिख सकते हैं t² -√15 होल स्क्वायर, and since a² - b² is equal to a plus b into a minus b, यानी कि ये हो जाएगा t plus √15 and t minus √15 which is equal to say 0, तो t is equal to plus minus √15। तो अल्फा प्लस बीटा तो सिंपली हो जाएगा 0, क्योंकि √15 माइनस √15 विच इज इक्वल टू 0, जबकि अल्फा बीटा हो जाएंगे √15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ √15 विच इज इक्वल टू -15। अब देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा बीटा क्या आते हैं फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा है -b/a, b यानी कि x का कोएफिशिएंट है 0, तो ये हो जाता है 0, जबकि अल्फा बीटा जो है c/a कांस्टेंट डिवाइड बाय a विच इज इक्वल टू -15। अब देखते हैं 0 0 -15 -15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x² - x -4, 3x² -x -4, जैसे कि मैंने बताया था, अगर x² के आगे कोई भी कोएफिशिएंट है तो हमारा जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ x² और कोएफिशिएंट दोनों के दोनों सेम आ जाए। अब हम जब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन x² का कोएफिशिएंट है 3 इंटू है -4, आता है आंसर -12, और सिंपली इसको हमको करना है तो -4 प्लस अगर 3 कर दें तो -1 आ जाएगा, जो कि हमको यहां पे चाहिए। इजीली लिख सकते हैं 3x² -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। यहां पे x कॉमन निकाला, बच गया 3x -4 प्लस 1 कॉमन निकाला, 3x -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x -4 अगर हमने कॉमन निकाला तो ये आता है x + 1 बचता है अंदर विच इज इक्वल टू 0, दैट मींस x के दो जीरोस हैं 4/3 और -1। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1, एलसीएम 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि अल्फा बीटा होता है 4/3 इंटू -1, आंसर आता है -4/3। अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट मींस माइनस ऑफ -1/3 विच इज इक्वल टू 1/3, और अल्फा बीटा होता है c/a विच इज इक्वल टू -4/3, और जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/3, यहां भी 1/3, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा इज -4/3, और यहां पे भी -4/3। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये है अल्फा प्लस बीटा और सेकंड नंबर है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा बीटा है -1। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहला,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा है c/a। तो इस तरह से b हो जाएगा a/4 विद नेगेटिव साइन, जबकि इस पर्टिकुलर चीज से हो जाएगा c इज इक्वल टू -a। और अगर हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो a b c तीनों की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा ax² माइनस ax/4 प्लस माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू a कॉमन निकालने बच जाएगा x² माइनस x/4 माइनस 1। 4 अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा a/4, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 4। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और 1/3। √2 इज अल्फा प्लस बीटा और 1/3 इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हम लिख सकते हैं -b/a इज इक्वल टू √2। दैट मीन्स b इज इक्वल टू -a/√2 और c/a इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स c इज इक्वल टू a/3। अब हम इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम रखते हैं ax² प्लस bx यानी कि a/√2x प्लस c यानी कि a/3 इक्वल टू 0। a/3 कॉमन निकाला इसमें से हमने, तो ये हो गया 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये a और 3 जो है 0 है, और इस केस में a अगर 1 है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इज द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि है 0 अल्फा प्लस बीटा और √5। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो यानी कि -b/a इज इक्वल टू 0 एंड c/a इज इक्वल टू √5। तो यानी कि c हो जाता है a/√5 और b हो जाता है 0। अब ax² प्लस bx प्लस c दोबारा से वही इक्वेशन, तो हम लिखेंगे उसमें ax² प्लस 0 प्लस a/√5 और हम कॉमन निकाल लेते हैं a, तो हो जाएगा x² प्लस a/√5। और अगर a इज इक्वल टू 1 तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस √5, जिसके कि अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा है √5। फोर्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट और सम दोनों के दोनों 1 है। तो ये देखते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यानी कि -b/a इज इक्वल टू 1 and c/a is also equal to 1. That means b is equal to -a and c is equal to a. ax² plus bx plus c, ax² minus ax plus a कॉमन निकाला, इक्वेशन हो गई x² minus x plus 1. If a is equal to 1, that means x² minus x plus 1. That's the equation. अब यहां पे 0 लिख सकते हैं या फिर a को आप 1 भी कह सकते हैं। उससे बेसिकली आपका प्रूव हो जाएगा कि ये आपकी इक्वेशन है। अब इसके आगे a की वैल्यू कुछ भी हो, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, इक्वेशन सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए हमने a को 1 एज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, अल्फा बीटा इज 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो -b/a इज इक्वल टू -1/4, दैट मींस b इज इक्वल टू a/4 और c/a इज इक्वल टू 1/4,
दैट मीन्स c इज इक्वल टू a बाय 4, यानी कि b और c दोनों के दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a बाय 4 प्लस a बाय 4, a निकाला कॉमन, 4x स्क्वायर प्लस x, यहां पे x है, प्लस 1। दैट मीन्स इफ a इज इक्वल टू 1 तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ वाला। तो लास्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अगेन वही चीज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स b is equal to minus 4a. Alpha beta is equal to c by a is equal to 1, that means c is equal to a. अब इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें कि हम लिखते हैं ax स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 4a प्लस c की वैल्यू है a कॉमन निकाला, बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और अगर a इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और ये फाइनल क्वेश्चन हमारा हो गया है। और इसी के साथ हमने मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी कन्वर्ट कर लिया है। आपको होप पूरी अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेटर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे समझ में आ गया है तो यस लिखना ना भूलें, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको वो चीज समझ में आ रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।